खबरों के बाद अब अहम खबरों का बारी बारी से विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। देश की सियासत में अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा खूब होती है, परंतु सियासत से परे किसी समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा देने को लेकर कई सवाल भी हैं और ऐसे ही कुछ सवालों को उठाने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने एक बात साफ कर दी है और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य में माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य दे सकते हैं। इस तरह अगर किसी राज्य में हिंदुओं की तादाद कम है तो राज्य के पास अधिकार है कि वो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दे। अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के बाद किसी समुदाय को कई कानूनी अधिकार मिल जाते हैं, योजनाओं का भी फायदा होता है। इसलिए केंद्र सरकार का यह स्टैंड कई राज्यों में हिंदू समुदाय के लोगों के लिए अहम साबित हो सकता है। उत्तर पूर्व के कई राज्यों और कश्मीर या पंजाब में हिंदुओं की तादाद कम है, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल नहीं। ऐसा क्यों है? यही सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन अब केंद्र ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती हैं। हिंदू समेत यहूदी और बहाई धर्म के लोगों को यह दर्जा दिया जा सकता है। इस तरह उनको अल्पसंख्यकों को मिलने वाले फायदे मिल सकते हैं। वो अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज बनवा कर चलवा सकते हैं। 9 राज्यों में याचिका के मुताबिक लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, पंजाब और मणिपुर हैं। याचिका ये कहती है कि इन राज्यों में 1% से लेकर 2.25% तक अल्पसंख्यक यानी हिंदू, बहाई, यहूदी इस तरह के लोग रहते हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्यों को यह अधिकार है कि वो ये तय करें अल्पसंख्यकों की पहचान और उन्हें क्या दर्जा दिया जाना है, क्या सुविधाएं दी जानी है। इसका फैसला करने का, इस पर अमल करने का हक राज्य सरकारों को है। राज्य सरकार तय करे। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में जवाब मांगा था। याचिका में किसी समुदाय को अल्पसंख्यक मानने और केंद्र की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने पर सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ये याचिका दरअसल 1992 यानी 1992 में आए माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 2004 में आए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट, इन दोनों की संवैधानिक और कानूनी वैधता को चुनौती देती है। चुनौती इस आधार पर है कि इसमें ना तो माइनॉरिटी को की पहचान के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, ना ही इसमें बहुत सारी चीज़ें उल्लिखित हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं, जिनका कहीं कोई उपाय नहीं, इंतज़ाम नहीं, और साथ ही ये समता के अधिकार का उल्लंघन भी है। यानी कहीं न कहीं ये भेदभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है कि ये जो सवाल याचिका में उठाए गए हैं, इसमें केंद्र सरकार का क्या कहना है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम, सिख और ईसाई बहुसंख्यक हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा हासिल होने की वजह से उनको योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन कम तादाद में होने के बावजूद हिंदू इससे वंचित रह जाते हैं। इन सभी राज्यों में अल्पसंख्यक का जो लाभ केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वह उसी समुदाय को मिल रहा है जो वहाँ बहुसंख्यक है। यानी वो बहुसंख्यक का लाभ, अल्पसंख्यक होने का लाभ, दोहरा लाभ उठा रहे हैं और हिंदू समाज दोहरे रूप से क्षति सह रहा है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को राज्य सरकारों को लागू करना चाहिए। चूँकि संविधान अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक आधार पर किसी को अल्पसंख्यक नहीं मानता। वहाँ की राज्य सरकार अगर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देती है तो उन्हें भी कानूनी अधिकार मिल जाएगा। अल्पसंख्यक समाज को हम लोग आगे उनके हर चीज़ों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो जहाँ जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, निश्चित रूप से उनके बारे में राज्य सरकार को चिंतन करना चाहिए। साल 1993 में केंद्र सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया था। 2014 में इस लिस्ट में जैन धर्म के लोगों को शामिल किया गया। इस तरह कुल 6 धर्म के लोग ही अल्पसंख्यक दर्जे में शामिल हैं। लेकिन देश में 9 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदुओं की संख्या कम है। उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में केंद्र ने रुख साफ कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट के फैसले के बाद तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी तक अल्पसंख्यक शब्द का संबोधन एक वर्ग विशेष के लिए ही किया जाता रहा है।
2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी अल्पसंख्यकों के ही नाम पर होती रही है। राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक शब्द को सिर्फ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि उनका वोट बैंक बढ़ता रहा। उसका नतीजा यह रहा कि देश में भोजन और पहनावे का भी बंटवारा हो गया। अल्पसंख्यक राजनीति के नाम पर रंगों का भी वर्गीकरण हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर कहीं भी अल्पसंख्यकों की परिभाषा नहीं लिखी है। संविधान के 4 अलग अलग आर्टिकल्स हैं, यानी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र है, पर किन आधार पर किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए इसका कोई जिक्र नहीं है। माइनॉरिटी के तौर पर कैसे किसी समुदाय को पहचान मिलेगी इसकी कोई व्याख्या नहीं है। जैसे अनुच्छेद 29 कहता है कि देश के किसी हिस्से में रहने वाले लोगों को विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 30 का कहना है कि धर्म और भाषाई आधार पर सभी अल्पसंख्यक अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज बनाकर चला सकते हैं। वहीं संविधान का अनुच्छेद 350A भी सिर्फ भाषाई अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर बात कहता है, उनसे जुड़ा हुआ है, जो उनको अपनी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा का अधिकार देता है। जबकि अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति की तरफ से एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगा और जांच से जुड़ी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपेगा। यानी संविधान के 4 आर्टिकल्स में अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र तो है, लेकिन तब भी यह नहीं पता चलता कि किस आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। फिर भी पिछले 4 दशक से ज्यादा वक्त से देश की राजनीति बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच बंटी हुई है। देखिए, भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, हजारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार खर्च कर रही है, हजारों करोड़ का बजट राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं। केंद्र में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, राज्यों में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, केंद्र में माइनॉरिटी कमीशन है, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है इसको कहीं डिफाइन नहीं किया। माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसका एक कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय का दावा है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। 5 साल पहले दायर याचिका दायर करने वाले वकील की मांग है कि इन सभी राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। लद्दाख में जहां हिंदू मात्र 1% हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। लक्षद्वीप में हिंदू जहां 2% हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। मिजोरम हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। मेघालय हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। नागालैंड में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वो माइनॉरिटी नहीं कहलाते। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहां एक्चुअल में हिंदू माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी कहलाते हैं, और उन 9 राज्यों में जो एक्चुअल में मेजॉरिटी हैं वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 11 जजों का जजमेंट है, TMA केस कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी होना ही नहीं चाहिए, बहुत साफ साफ कहा 2002 में। इसके 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा, उसको बाल पाटिल केस कहते हैं, कि सरकार जितने जल्दी हो सके ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिवीजन खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात तो फिर भी समझ में आती है, भाषाई अल्पसंख्यक, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी ये सेकंड डिवीजन की फाउंडेशन तैयार करेगा। उनका कहना था कि 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन हो चुका है, दोबारा फिर से धर्म के आधार पे आयोग बनाना, मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाना, मजहब के आधार पे योजनाएं चलाना, एक नए डिवीजन की ये फाउंडेशन तैयार करेगा। इसके बावजूद 2005 का जजमेंट आया और 2006 में उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, एक अलग से माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। 2006 के पहले तक भारत में कहीं माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं होती थी। पहली बार जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी है 2006 में बनी है, UPA 1 ने बनाया, और उसी की नकल करके राज्यों ने भी अपने यहाँ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। 1992 के पहले यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग के नाम पे कोई कानून नहीं था। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया,
1993 में नेशनल लेवल पे 5 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन न डिफाइन किया माइनॉरिटी, न आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन बनाया। हमारा ये कहना है पहले एक पैरामीटर तो बनाओ, 1% वाला माइनॉरिटी है कि 2% वाला माइनॉरिटी है कि 5% वाला है कि 10% वाला। भाई 20-25% वाला माइनॉरिटी तो नहीं हो सकता ना। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय की दलील है कि जब संविधान की तरफ से हर नागरिक को समानता के अधिकार मिले हैं तो दशकों से धर्म के आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बहस क्यों छिड़ी हुई है। बहुत सीधी सी बात है। पहली बात तो हमारा ये कहना है कि भारत में आर्टिकल 14 कहता है इस देश के सभी नागरिक बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, हिंदू हो या मुसलमान। आर्टिकल 19 कहता है हिंदू हो या मुसलमान पूरे देश में कहीं जाके बस सकता है, कहीं जाके रोजगार शुरू कर सकता है, कहीं जाके घर बना सकता है, सब कुछ समान है। आर्टिकल 25 कहता है सबको समान धार्मिक अधिकार है। तो जब इस देश में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई को समान नागरिक अधिकार है, समान धार्मिक अधिकार है, समान आर्थिक अधिकार है, हर तरीके की समानता है, फिर इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्यों? अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो कई मायनों में अहम है। अभी तक केंद्र ही अल्पसंख्यक समुदाय को तय करता रहा है। जाहिर है इसका निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर संख्या के आधार पर किया गया, लेकिन अश्वनी उपाध्याय की याचिका में मांग की गई है कि अलग अलग राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि अल्पसंख्यक दर्जा देने का अधिकार सिर्फ राज्यों को नहीं दिया जा सकता। कानून बनाने का अधिकार भी राज्यों के पास नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ होगा। लेकिन राज्य अपनी सीमा में धार्मिक और भाषा के स्तर पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। केंद्र ने दलील दी है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषाओं को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित किया है। यानी राज्यों के पास अधिकार है, लेकिन माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। हाँ, इसमें सच है कि कहीं कहीं कोई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर माइनॉरिटी में हिंदूज भी रहते हैं, तो जो माइनॉरिटीज के लिए वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो उनके फायदे लागू होने चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। इस पर कोई राजनीति ना करे, ये मेरी उम्मीद है। और मेरी ये उम्मीद भी है कि इस पर ये अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय भी इसकी तरफ लेता है तो इस पर किसी तरीके का दुर्व्यवहार दूसरी जातियों के साथ नहीं। स्टेट्स के पास अधिकार हो, वो सुप्रीम कोर्ट फिर भी अगर कहीं क्लैरिटी नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आता है तो वो डिसीजन सब पे ही लागू होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे गर्मी की। मार्च में गर्मी इस हद तक सताएगी, धूप ऐसे जलाएगी, पारा इतना परेशान करेगा, किसी ने नहीं सोचा था। तापमान का टॉर्चर ऐसा है कि लोग इससे बचने के लिए तरीके तलाश रहे हैं। जाएं तो जाएं कहां? मार्च के महीने में हिल स्टेशन भर गए हैं। शिमला के होटल्स में जगह खाली नहीं है। उस पर से तुर्रा यह कि शिमला में भी गर्मी से राहत नहीं है। वहां भी तीखी धूप सता रही है। गर्मी ऐसी है कि सड़क का तारकोल पिघल जाए। इस गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आती। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों में तापमान और बढ़ेगा। अब मार्च में गर्मी का आलम यह है कि चिंता इस बात की होने लगी है कि आने वाले महीनों में क्या होगा। कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई नींबू पानी, तो कोई फ्रिज में रखे ठंडे पानी से गला तर कर रहा है। मार्च महीने में अमूमन ऐसी चिलचिलाती, तपती, जला देने वाली गर्मी की तस्वीरें कम ही देखने को मिली हैं। मार्च के जाते जाते और अप्रैल के आते आते भगवान भास्कर भी पूरे रंग में हैं। आसमान से सूरज की किरणें आग बरसा रही हैं। पारा ऐसे चढ़ा है मानो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। राजधानी दिल्ली में गर्मी अब अपना सितम ढाना शुरू कर चुकी है। मार्च का महीना है, लेकिन गर्मी इस तरीके से पड़ रही है मानो जून या जुलाई का महीना चल रहा हो। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस पर, जहां पर आप नज़र डालेंगे तो पानी की जो ठंडे पानी की मशीनें हैं वो सेट हो चुकी हैं। लोग आइसक्रीम खाते नज़र आपको आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो जगह जगह स्टॉल्स सेटअप हो चुके हैं। गर्मी से बचने का तरीका लोग निकाल रहे हैं और खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं।
मार्च में पड़ने वाली गर्मी ने जो ट्रेलर दिखाया है, उससे अप्रैल, मई और जून में पड़ने वाली गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह के 10 बजे ही धूप ऐसे पड़ रही है मानो दोपहर के 2 बज गए हों। कुछ लोगों को ये सवाल भी खाया जा रहा है कि मई जून में क्या हाल होगा। आलम यह है कि जिन एसी कूलर की सर्विस अप्रैल में करवाई जाती थी, वो इस बार मार्च में ही शुरू हो गई है। अचानक इतना तेज तापमान बढ़ गया है जिसके कारण गर्मी भयंकर लग रही है और रुक रुक के पानी पीना पड़ रहा है, कहीं जूस पड़ रहा है। चल रहे हैं तो इतनी तेज धूप लग रही है, कुछ छाया तरह दिख नहीं रहेगा और जैसे हाथ पैर जलन हो रही है कि जल रहा हाथ पैर। सूरज की रोशनी इस समय किरणें बहुत तेजी है और धूप में बहुत तेजी है, जिससे लोगों को बदन में और चेहरे पे खुजलाहट सी महसूस हो रही है। गर्मी बहुत है और हमें लगता है अभी मई जून तक और बहुत ज़्यादा जाएगा। ये आगर मालवा की तस्वीरें हैं। तपती गर्मी में जिनके घर फ्रिज हैं, वो तो ठंडे पानी से गला तर कर रहे हैं, लेकिन जिनके घरों में फ्रिज की सुविधा नहीं है, उनके लिए ये देसी फ्रिज बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं। डिमांड बढ़ने के साथ ही मिट्टी के बर्तन की दुकानों पर मटके, घड़े और सुराही सज गए हैं। बड़ी संख्या में लोग इन्हें अपने घर ले जा रहे हैं। मौसम विभाग का भी कहना है कि अप्रैल में गर्मी अपने पूरे रंग में आ जाएगी। तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है, यानी अगले महीने पारा और परेशानी लेकर आएगा। अगले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान तापमान बढ़ेंगे और दिल्ली एनसीआर में 38 या 39 डिग्री तक तापमान पहुंच सकते हैं, यानी कि हीट वेव लाइक कंडीशन आ जाएगी। हीट वेव के लिए कम से कम 40 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर, और जो डिपार्चर है वो 4.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उस तरह की संभावना तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी 1-2 स्थानों पर हीट वेव आ सकती है और ओवरऑल टेम्परेचर में और ज़्यादा इजाफा होगा, यानी कि बढ़ोतरी होगी। तो अगले कई दिनों तक दिल्ली और एनसीआर को गर्मी से राहत मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। तापमान ऐसा है मानो सब कुछ पिघल जाएगा। सूरज की तपिश ऐसी है मानो सब कुछ जल जाएगा। इस बढ़ती गर्मी के साथ ही बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। धूप और लू के अलावा गंदगी और दूषित खाना या पानी से इस मौसम में किसी की भी सेहत बिगड़ सकती है, लिहाजा बेहद सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में ना ही निकलें। बाहर निकलना जरूरी है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। सिर ढकने के लिए छतरी, टोपी, गीला तौलिया लेकर चलें। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका ध्यान रखें। साथ में ठंडा पानी लेकर निकलें। जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे हैं वो लगातार कुछ समय के बाद एक्स्ट्रा पानी लेते रहें, और जो ड्रिंक्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, नींबू पानी हैं, इस तरह की चीज़ें वो लगातार कुछ अंतराल के बाद वो लेते रहें, तो उससे ये डिहाइड्रेशन से बचेंगे। प्रचंड गर्मी के इस मौसम में पहनावे का भी खास ध्यान रखें। ढीले ढाले और पूरी बाजू के हल्के रंग के कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। ये सूरज के प्रकोप से बचाते हैं और पसीना सोखने में मदद करते हैं। इस मौसम में आंखों का भी पूरा ध्यान रखें, इसलिए तेज धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं तो सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। दिल्ली से श्रुतिका और आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत समेत देश के कई इलाकों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जम्मू में तो पिछले 76 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है और पारा 38 के पास पहुंच गया है। देश के अलग अलग हिस्सों से देखिए ये रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप पड़नी शुरू हो गई है। मार्च का महीना है लेकिन गर्मी ऐसी पड़ रही है मानो मई और जून हो। 38 डिग्री टेम्परेचर आज का जो तापमान है वो अधिकतम है। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ और जो ख़ास बात इस वक्त देखने में है कि अमूमन ये स्टॉल्स जो लगते हैं चुस्की के या आइसक्रीम के, ये शुरू होते थे अप्रैल में, लेकिन मार्च में ही अब यहाँ लोग आना शुरू हो चुके हैं और आइसक्रीम है या जो चुस्की होती है बर्फ़ से बनती है, इससे थोड़ी राहत लेने की कोशिश की जा रही है। पानी पीने के लिए कहते हैं, हाइड्रेशन बहुत अहम होता है ऐसे में, तो उसके लिए भी लोग यहाँ आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी ठंडक शरीर को मिल सके। और यहाँ डॉक्टर्स और विशेषज्ञ भी ये सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बाहर जाते हैं तो ऐसे में हाइड्रेट खुद को करते रहें। जम्मू शहर इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। मार्च के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि 1945 में
मार्च के महीने में जम्मू में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और कल रविवार को ये रिकॉर्ड टूट गया और जम्मू में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पूरे जम्मू शहर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोपहर के समय भी लोगों की आवाजाही सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा कम दिख रही है। लेकिन जो अहम बात सामने आई है कि 77 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है। मार्च 1945 में 37.2 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान, अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था जम्मू में और 77 वर्ष बाद यानी कि 2022 में ये रिकॉर्ड टूट गया है। आमतौर पर दिल्ली में मार्च के महीने में पंखे के साथ एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में मौसम अचानक ऐसा बदला कि एसी या कूलर की डिमांड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों बढ़ गए हैं। रविवार का दिन बेहद गर्म रहा, लेकिन आगे भी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। सवाल यह है कि मार्च के महीने में अचानक ऐसी गर्मी क्यों पड़ने लगी है। तो जानकारों का कहना है कि इसकी वजह है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। माना जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव नहीं हो रहा है, इसलिए गर्मी बेतहाशा बढ़ गई है। आपको पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जानना चाहिए, चलिए विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से शुरू होने वाला एक तूफान है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत की ओर ऊंची और तेज हवाओं के साथ आता है। ये हवाएं काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर से नमी लेती हैं। इसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक मौसम बदल जाता है। जब पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर आता है तब हवा की नमी बारिश और बर्फ के रूप में बदल जाती है। मैदानी इलाकों में भी इसकी वजह से आकाश से बादल छाए रहते हैं और असमय बारिश होती है। क्योंकि इस साल मार्च में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ, इसलिए थार मरुस्थल और मध्य पाकिस्तान से गर्म हवा आने लगी। सूखी हवा और साफ आसमान होने की वजह से भारत में तापमान बढ़ गया है। दिल्ली में आमतौर पर मार्च के महीने में बारिश होती रही है। पिछले साल 2 दिन बारिश हुई, 2020 में 10 दिन और 2019 में 6 दिन बरसात दर्ज की गई। उसके चलते दिल्ली वालों को गर्म मौसम से राहत मिली, लेकिन इस साल बरसात हुई ही नहीं है और नतीजा यह है कि पारा 40 डिग्री के आसपास घूम रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में तापमान 40 या 40 से ऊपर बने हुए हैं, जैसे कि पलौदी, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो इलाके हैं ये 40 से ऊपर बने हुए हैं राजस्थान में। उसी तरह भुज, नलिया, कांडला, राजकोट, अहमदाबाद, ये जो इलाके हैं इस इलाके में जो तापमान है सामान्य से ऊपर हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, 5-5 डिग्री ऊपर अहमदाबाद वगैरह में है। यानी कि यहाँ पर अभी भी लू चल रही है, यानी कि हीट वेव चल रही है। और उसी तरह ये खांडवा, खरगोन, होशंगाबाद, ये जो इलाके हैं जो दक्षिणी मध्य प्रदेश में, इसमें भी जो 40 से ऊपर तापमान बने हुए हैं और विदर्भ के ज़्यादातर इलाकों में तापमान 40 से ऊपर बने हुए हैं। तो दिल्ली में गर्मी का प्रचंड काल शुरू हो चुका है। बढ़ते तापमान और हीट वेव को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जब मौसम विभाग इस अलर्ट को जारी करता है उसका मतलब होता है लोग सचेत रहें। ये एक तरह का जस्ट वॉच सिग्नल होता है, यानी ध्यान रखें। अगर मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है तो इसका मतलब है संबंधित अधिकारियों को हालात पर नजर रखनी होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 7 दिनों का डेटा जारी किया है, जिसमें आज यानी 28 तारीख को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री रहा है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से ज्यादा है। और सतर्क होने वाली बात यह है कि 29 तारीख को येलो अलर्ट जारी है, यानी यह तापमान बढ़कर 40 पार हो सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 रह सकता है। 30 तारीख को भी गर्मी का यह रिकॉर्ड बरकरार रहने वाला है, यानी अधिकतम तापमान 40 या उसके पार और न्यूनतम तापमान 22। मतलब साफ है कि दिल्ली वालों के लिए इन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी रहेगा। 31 तारीख को 40 डिग्री से थोड़ी राहत मिलेगी, यानी अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम 22। वहीं 1 अप्रैल से राहत मिलने की शुरुआत होगी। 1 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 21, यानी 4 दिनों के बाद लू भरे दिनों से कुछ राहत की सांस मिल जाएगी। 2 अप्रैल को
ये तापमान बरकरार रहेगा। दिन में 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान जाएगा और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहेगा। वहीं 3 अप्रैल से तापमान बढ़ने के संकेत हैं। 3 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39 डिग्री होगा और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रह सकता है। नेचुरल फूड जो वेजिटेरियन फूड है, ये देखा गया है वो प्रकृति में ठंडा होता है और ऐसा जो खाना है, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो फल हो, सीजनल फल, चाहे वो सब्जियां हो, वो किसी भी फॉर्म में, पकी हुई सब्जियां, चाहे कच्चे फल, चाहे कच्चे सलाद, ये आपके शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे फल जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे वाटरमेलन, इसका सेवन करना हमारे लिए अच्छा होता है। जनरली पानी की मात्रा वैसे भी गर्मी के सीज़न में बढ़ जाती है, तो जब भी आपको प्यास लगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक अक्सर देखा गया है उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो शुगर के पेशेंट्स में शुगर बढ़ सकती है। और चीनी की मात्रा ज़्यादा होने से आपको सिर्फ ये आभास होता है कि शायद आप पानी पी रहे हैं, पर वो आपको और डिहाइड्रेट या पानी से रहित कर देती है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। अच्छी खबर, सच्ची खबर ब्रेक के बाद भी जारी है। चल लौटते हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। यूक्रेन जंग की वजह से तबाह हो चुका है। ये जंग कब खत्म होगी, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अच्छी खबर उन छात्रों के लिए है जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हजारों छात्रों को सही सलामत भारत लाने में भारत सरकार को सफलता मिली, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आगे इनकी पढ़ाई का क्या होगा। यूक्रेन के मौजूदा हालात देखते हुए नहीं लगता कि भारतीय छात्रों की वहां जल्द वापसी हो सकती है। जंग खत्म होने के बाद भी यूक्रेन में हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। तब तक भारतीय छात्रों की पढ़ाई कैसे होगी, उनके करियर का क्या होगा, ये सवाल न सिर्फ छात्रों के सामने खड़ा है बल्कि उनके माता पिता को भी इसकी चिंता है। अब अच्छी खबर हम आपको बता दें, और वो ये है कि रूस के शिक्षा संस्थानों ने ऐसे छात्रों को दाखिला देने का ऑफर दिया है। खबर के मुताबिक रूस और क्रीमिया के संस्थानों ने भारतीय छात्रों और भारत में मौजूद काउंसलर्स को दाखिले का ऑफर दिया है। रूस पहले से पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों की पसंद रहा है। रूस में करीब 16,000 भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दाखिले का प्रस्ताव अकेले रूस से नहीं, दाखिले का ऑफर इससे पहले कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस और पोलैंड से भी आ चुका है। करीब 150 भारतीय छात्र देश वापस आने की बजाय यूक्रेन के पड़ोसी देश मालडोवा चले गए और वहां के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला ले चुके हैं। अच्छी बात यह है कि संस्थान ने छात्रों से मौजूदा सेमेस्टर के लिए फी नहीं ली है। इन छात्रों को दूसरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मालडोवा की यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसके पास अभी काफी जगह है और वो दूसरे भारतीय छात्रों को भी दाखिला देने के लिए तैयार है। हालांकि भारत में भी यूक्रेन से आए छात्रों को मेडिकल संस्थानों में जगह देने पर मंथन हो रहा है, लेकिन इस बीच रूस और दूसरे देशों की तरफ से भी ऑफर है। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि अगर छात्र पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं तो अब इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि वहां सुरक्षा का मसला ना हो। रुख करते हैं अगली अच्छी खबर का, जो देश के गौरव से जुड़ी है। अमेरिका में लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर 2022 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की और कई ने ऑस्कर अवार्ड जीते। अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए सिनेमा जगत की कई बेस्ट फिल्मों और बेस्ट एक्ट्रेस और एक्टर से लेकर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर तक के कई कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। इस समारोह में जो खास बात है वो है भारतीय फैक्टर। जी हाँ, ड्यून फिल्म को एक अवार्ड मिलने की वजह से भारतीय टैलेंट है। ड्यून फिल्म को बेस्ट विजुअल इफेक्ट का खिताब मिला है, जिसकी वजह भारतीय हाथों का कमाल है। दरअसल ड्यून के वीएफएक्स के पीछे लंदन की विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन कंपनी DNEG है। इस कंपनी के CEO नमित मल्होत्रा भारतीय मूल के हैं और लंदन में रहते हुए कंपनी को लीड करते हैं। नमित मल्होत्रा को आप ऐसे भी जान सकते हैं कि वो बॉलीवुड फिल्म मेकर नरेश मल्होत्रा के बेटे हैं और इसके अलावा वो फोटोग्राफर MN मल्होत्रा के पोते भी हैं। नमित मल्होत्रा की कंपनी का नाम डेनियल क्रेग स्टारर जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई के VFX के लिए भी नॉमिनेटेड था।
नमित मल्होत्रा की कंपनी इससे पहले भी 6 अकादमी पुरस्कार जीत चुकी है, जो उन्हें इंसेप्शन, इंस्टरटेलर, एक्स माकिना, ब्लेड रनर 2049, फर्स्ट मैन और टेनेंट फिल्मों से मिले हैं। और आखिर में आज की दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। रविवार को लैक्मे फैशन वीक के कार्यक्रम में आप नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा रैंप पर वॉक करते हुए नजर आए। राघव चड्ढा को इस अवतार में देखकर लोग हैरान भी हुए और समर्थकों ने उनकी तारीफ भी की। अच्छी खबर सच्ची खबर में आज इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।